नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अरविंद। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता के लिए जनता द्वारा शासन एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ सुरक्षा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का अगर प्रेम्बल की बात करें यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी न होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं। आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए हमारा उद्देश्य है कि किसी भी तरह की कानूनी अड़चन के दौरान आपके साथ हम खड़े हों आपकी कानूनी सहायता के लिए। और इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन इस लीगल हेल्पलाइन के जरिए आपकी कानूनी समस्याओं के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता के साथ मौजूद है। तो जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उन नंबर्स पर आप फोन करके हमसे जुड़ सकते हैं और निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। रोज हम आपके सामने एक नए विषय के साथ आते हैं ताकि आपकी कानून संबंधी जानकारी को भी मजबूत किया जा सके और इस दरमियान आप हमसे किसी भी कानूनी समस्या को लेकर सहायता के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा आज का विषय है प्रेगनेंसी से जुड़ा हुआ गर्भपात से संबंधित कानूनी प्रावधान क्या है और उपभोक्ताओं के कानून से संबंधी जानकारी और उस तरह की तमाम जानकारी हम इसके जरिए आपके सामने रख सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिखाए जा रहे हैं उसके जरिए आप हमसे जुड़ पाएंगे और अपने सवाल, अपनी जिज्ञासाएं या जो भी समस्या हैं वो हमारे सामने रख सकते हैं और हमारे साथ आप जुड़कर निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। और इस पर ज़्यादा बातचीत और जानकारी के साथ इसके तकनीकी चीज़ों को आपके सामने रखने के लिए और जो भी आपकी दिक्कतें हैं वो जानने के लिए हमारे साथ हैं अर्चना पाठक दवे, जो सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता हैं, वकील हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अर्चना जी। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो एमटीबी एक्ट है 1971 का ये एक्ट है, इसके लीगल पहलू क्या है और उसके चर्चे में आने की क्या वजह है? देखिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 का एक्ट है। इसकी ज़रूरत शुरुआत में इसीलिए आई क्योंकि पहले ये था कि अगर मिसकैरेज अपने आप होता है या केवल उन्हीं परिस्थितियों में जहाँ पे ये खतरा है कि एकदम से ऐसी स्थिति बन गई है कि वहाँ पे हम माँ को नहीं बचा सकते हैं, अगर प्रेगनेंसी को अबॉर्ट ना किया जाए तभी वो क्रिमिनल नहीं माना जाता था। उसके अलावा किसी भी और तरीके से अगर गर्भपात किया जाता था तो वह एक क्रिमिनल एक्ट में आता था। लेकिन इस 71 के एक्ट में दो तीन चीज़ें उन्होंने क्लियर की क्योंकि वो समय की मांग भी थी कि एक तो ये कि जो सेक्शन 3 के अंदर ये है कि कौन ये गर्भपात जो है वो कौन कर सकता है। तो इसमें सेक्शन 3 बहुत क्लियर है कि एक केवल जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, आरएमपीज हैं, वही ये काम कर सकते हैं, अबॉर्शंस वही कर सकते हैं। आरएमपीज कौन हो सकते हैं, इनकी सेक्शन 2 के अंदर मैम इसके और भी पहलू पर हम आपसे बात करेंगे, जानेंगे। हमारे साथ इंद्रजीत जुड़ गए हैं, हमारे कॉलर दर्शक। इंद्रजीत, क्या सवाल है आपका? इंद्रपाल शर्मा जी इंद्रपाल जी, ठीक है इंद्रपाल जी, अपना सवाल पूछिए। सर, मेरे जो है मेरे डिपो में जी उसका चालक पद पर कार्यरत था जी। हेलो, सुन पा रहे हैं? अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ जी, तो मैं जो उसको चालक पद पर कार्यरत था जी। अब मैं बीमार हो गया, मैंने बीमार के बजाय उसके बाद मेडिकल वगैरह सब कुछ दे दिया जी, तो मुझे इन्होंने निकाल दिया लॉन्ग एक्शन पर ही। तो अब क्या चाहते हैं आप? जी भाई ये चाहते हैं जी, सब एक तो हमारा बीमा रह रहा है, एक हमारी ग्रेजुएटी रह रही है जी, और ये है जी। जी अर्चना जी, इनका क्या समाधान हो सकता है अगर लीगल पहलुओं की बात करें? जी, मैं बहुत अच्छे से क्लियर नहीं था ऑडियो, लेकिन मुझे लगता है कि ये किसी जगह काम कर रहे थे और वहां से बीमारी की वजह से निकल गए हैं। बहुत जानना जरूरी है कि ये जहां काम करते थे वो एक गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट था या प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट था, वहां के इनके कॉन्ट्रैक्ट क्या था, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या थी,
मुझे लगता है अच्छा होगा अगर आप इनसे सारे कागजात मंगा लें और फिर उसे स्टडी करने के बाद हम इन्हें बेहतर असिस्ट कर पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में बिल्कुल अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, तो उसी के अनुसार आप उन्हें बिल्कुल। तो इंद्रपाल जी, हम चाहेंगे कि अगर जो संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप हमारा जो पता दिखाया जा रहा है, मेल आईडी जो है उस पर भेजें, और अगर आप चाहें मिलना और इस पर बेहतर जानकारी लेना तो हमारी टीम आपको और बेहतर तरीके से सारी जानकारी के बाद जो है वो बेहतर तरीके से सजेस्ट कर पाएगी। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं राजू शर्मा झांसी से। राजू शर्मा जी, क्या सवाल है आपका? राजू, आप तक आवाज पहुंच रही है? राजू, आप तक आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही है सर जी हाँ, सवाल पूछिए। क्या सवाल है आपका? क्या जानना चाह रहे हैं? मैं काम करता था, मैंने उस कंपनी में काम छोड़ दिया है, तो मेरा अभी पीएफ नहीं मिल पा रहा है उससे। हाँ, ठीक है। तो मैं ना वो पैसा निकालना चाहता हूँ, उसके लिए क्या कोर्ट में दायर कर सकता हूँ? ठीक है। अर्चना जी, किसी कंपनी में काम करते थे, काम छोड़ दिया, उनका चेक वहां पे फंसा हुआ है, उससे संबंधित ये कुछ लीगल हेल्प चाहते हैं कि क्या केस दायर कर सकते हैं? प्रोविडेंट फंड की शायद बात कर रहे थे, पीएफ इनका वहां पर फंसा हुआ है। इन्होंने कब छोड़ा वहां से और क्या इन्होंने स्टेप्स लिए, उसके बाद क्या इन्होंने अपने आप से लिखित में अर्जी दी थी अपने डिपार्टमेंट में कि मुझे ये दिया जाए, और नहीं देने के क्या उन वहां से कारण आए हैं? तो ये सब चीजें हमें जाननी बहुत जरूरी हैं बिफोर वी गो इनटू एनी लीगल थिंग। आई थिंक जरूरी है ये जानना कि इन्होंने क्या कभी नोटिस दिया है और उसका जवाब क्या आया है। बिल्कुल। तो राजू, हम चाहेंगे कि आप भी अपने पूरे डिटेल जो है वो हमें मेल करें, और मिलना चाहें तो मिल भी सकते हैं आप। इसके अलावा ये जानना जरूरी है, जैसे कि अर्चना जी कह रहे हैं, कि उधर से कंपनी की तरफ से क्या टर्म कंडीशन थे और किस शर्तों पर और किस बैकग्राउंड के साथ आपने कंपनी छोड़ी, उस पर काफी कुछ निर्भर करेगा और बेहतर तरीके से हम आपको सलाह दे पाएंगे। जसवीर सिंह अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी जसवीर, अपना सवाल पूछिए। मेरे माता पिता जो है वो जर्मनी में रहते थे सर जी। तो मेरे माता पिताजी की यहाँ आके एक्सीडेंट में मौत हो गई। ठीक है जी। तो उसके बाद में मदर को ब्रेन हेमरेज हो गया, वहां से मेरा क्लेम बिल्कुल मिल नहीं पा रहा। अगर मैंने अपना वीजा अप्लाई किया तो उन्होंने मेरे को वीजा नहीं दिया जर्मन एम्बेसी ने। अर्चना जी, कुछ और इनसे जानना चाहिए? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्लेम, देखिए इनके पेरेंट्स, जैसा मुझे समझ आ रहा है, जर्मनी रहते थे, ये यहाँ पर हैं। आई एम श्योर वहाँ पे जरूर इनका कोई ना कोई इंश्योरेंस होगा और वो उन्हें अप्लाई करना पड़ेगा। ये लीगल एयर हैं उनके, ये भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इनके सारे डॉक्यूमेंट्स इन्हें वहाँ पर भेजने पड़ेंगे और उसके बाद ही एक प्रॉपर एप्लीकेशन जाएगी, उसके बाद ही वो लोग रिप्लाई बैक करेंगे क्या इन्होंने अभी तक क्लेम फॉर्म सबमिट किया है, और अगर रिजेक्ट हुआ है तो किन ग्राउंड्स पे रिजेक्ट हुआ है। ये दो अलग अलग चीजें हैं कि वीजा रिफ्यूजल हुआ है और क्लेम नहीं मिल रहा है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। वीजा का रिफ्यूजल का ग्राउंड कुछ भी हो सकता है, तो ये देखना जरूरी है कि अगर इन्होंने क्लेम क्या प्रॉपरली सबमिट किया था वहां के हिसाब से, वहां जो टर्म्स एंड कंडीशंस है क्या वो ये फुलफिल कर रहे हैं। क्योंकि अगर इंश्योरेंस है तो वो जो इंश्योरेंस होता है वो आप ट्रैवल इंश्योरेंस भी लेते हैं कि अगर आप दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तब अलग से इंश्योरेंस भी आप लेते हैं। तो अगर उसके अंतर्गत वो लिया है इन्होंने तो डेफिनेटली इन्हें मिलेगा, प्रोवाइडेड इट हैज टू बी सबमिटेड इन अ प्रॉपर लीगल फॉर्म। बिल्कुल। और दर्शकों से हम अनुरोध करेंगे कि जब भी वो हमें सवाल पूछे, कुछ और भी संबंधित इससे जुड़े हुए जो पहलू हैं वो भी हमारे सामने रखे, ताकि हमारे साथ जो एक्सपर्ट बैठे हैं जो भी सलाह दे रहा है, बता रहा है, वो बेहतर तरीके से आपको सही तरीके से सलाह दे फील कर रहे हैं। मनोज बाजपेयी अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। मनोज, क्या सवाल है आपका? सवाल हमारा ये है, सन 2013 में हेलो मनोज, अपनी टीवी की आवाज, उसका वॉल्यूम कम कर लीजिए, फिर हमसे बात कीजिए, तब हम बेहतर तरीके से आपको सुन पाएंगे। पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? हमारी बात सुने सर। सन 2013 में हमने सूचना का अधिकार लगाया था नरका थाने पर। ठीक है। सन 2000 ठीक
चलिए, दर्शकों को हम फिर से अनुरोध करेंगे कि जब भी वो हमें कॉल करें, टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल कम करके रखें, ताकि बातचीत में किसी भी तरह की कोई तकनीकी दिक्कत ना आए, आवाज़ गूंजे नहीं और हम बेहतर तरीके से आपको सुन पाएँ, समझ पाएँ। आज का विषय था MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो 1971 का है। इसके पहलुओं को हम आपके सामने रख रहे हैं, क्या क्या कंडीशन हो सकती है, और इसके लिए हमारे साथ अर्चना पाठक दवे हैं जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट की। अर्चना जी, उस समय आप बता रही थी कि कौन इसको कर सकता है और क्या वो कंडीशंस हैं। देखिए, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स कर सकते हैं इसको, और इसमें जो इम्पोर्टेंट इशू है वो ये है कि जो प्रेगनेंसी है वो 12 हफ्ते से 20 हफ्ते तक हो सकती है। 20 हफ्ते के बाद इस एक्ट के अंदर में अबॉर्शन अलाउड नहीं है। 12 हफ्ते तक एक सिंगल RMP भी अबॉर्शन कर सकते हैं, लेकिन 12 से 20 हफ्ते तक 2 RMPs को की राय होनी चाहिए कि बहुत ज़रूरी है और इसके बिना किसी भी तरह की परेशानी हो सकती है मदर की लाइफ को लेकर, तब ये अबॉर्शन किया जा सकता है। इस एक्ट के अंदर मैं आपको पहले भी बता रही थी कि इस एक्ट को क्यों बनाया गया, क्योंकि अबॉर्शन किया जा रहा है उसके कारण बहुत से हो सकते हैं, जैसे कि मदर की लाइफ को बहुत खतरा है। दूसरा ये है कि एक मेंटल ट्रॉमा है, इसमें फिजिकल और मेंटल दोनों ट्रॉमास को कंबाइन किया गया है। फिजिकल मैंने आपको बताया अभी, मेंटल ट्रॉमा का मतलब ये है कि देखिए, एक कपल है, मैरिड कपल है, और वो अपना फैमिली का लिमिट करना चाहते हैं अपनी संतानों को, और तब अगर प्रेगनेंसी है तो और वो उसे अबॉर्ट कराना चाहते हैं, वो भी लीगली वैलिड है। एक और जो चीज इसके अंदर आई है वो ये है कि जो रेप विक्टिम्स हैं, जो अनचाहा गर्भधारण हुआ है, क्योंकि जो विक्टिम है वो उसके साथ रेप हुआ है, तो उसको भी इन्होंने लीगल किया है, लेकिन जो इसकी आउटर लिमिट है वो 20 वीक्स ही है, उससे ऊपर इस एक्ट के अंदर अलाउड नहीं है। लेकिन क्यों ये अभी सुर्खियों में आया हुआ था ये एक्ट, ये मैं आपको जरूर क्लियर बिल्कुल अर्चना जी, वो भी हम आपसे जानेंगे, लेकिन हमारे एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, सौम्या हैं इलाहाबाद से। सौम्या, क्या सवाल है आपका? मुझे ये पूछना है मैम कि जैसे कोई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो जी, तो अगर उसने अपनी विल कर रखी है और विल के जरिए अगर वो अपना ग्रेजुएटी और PPF ये सब अगर वो किसी और को देना चाहता है, अगर वो उसके फैमिली मेंबर्स का ना हो, अदर देन फैमिली मेंबर्स, तो क्या ये मतलब वैलिड होगा? अर्चना जी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो PPF है वो तो आप ही को मिलता है, लेकिन अगर वो जीवित नहीं है व्यक्ति तो ही उनके लीगल एयर्स को जाता है ये। लेकिन अगर इस संबंध में मुझे लगता है, मुझे भी देखना पड़ेगा कि अगर आप जीवित हैं और फिर आप अपना ग्रेचुइटी और PPF देना चाहते हैं किसी को, वो भी आपके लीगल एयर्स में से कोई नहीं है, तो इट इज़ अ पॉइंट दैट वी नीड, आई थिंक इवन आई नीड टू सी। ठीक है, तो आपको हम बेहतर तरीके से बता पाएंगे। हमारी टीम ने आपका नंबर नोट कर लिया है, और इसके अलावा नंबर आपके पास है ही, इससे और बेहतर जानकारी के लिए कुछ हम डॉक्यूमेंट्स भी आपसे मंगाएंगे और बेहतर तरीके से आपके सामने रख पाएंगे क्या इसका सही सॉल्यूशन है। सवाल आपका नोट कर लिया गया है। अर्चना जी, जैसा कि हम बात कर रहे थे MTP को लेकर, उस पर और भी पहलुओं पर हम आपसे बात करें, लेकिन एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कप्तान तिवारी। कप्तान तिवारी जी, क्या सवाल है आपका? ये सवाल है सर, ये हमारी जमीन थी जो हमारे पिताजी 4 भाई थे सगे, और वो 5वां भाई बनके, जो हमारा कोई नहीं है, वो पिताजी का सगा भाई बनके जमीन पर मतलब लेखपाल के द्वारा दाम भरवा लिया था, और वो सर फिर बेच दिया है फैक्ट्री के हाथों, और हम उनको सूचित भी किए थे कि ये जमीन विवादित है, खरीदी न जाए। फैक्ट्री वाले खरीद लिए हैं सर, हाँ, बिस्वा शुगर फैक्ट्री। तो ये चाहते सर कोई सहायता मिल जाएगी कानूनी हमको? अर्चना जी, ये मुझे लग रहा है कोई जमीन से संबंधित विवाद है, जहाँ पे ये कह रहे हैं कि इम्पर्सोनिफिकेशन से किसी ने इनकी ज़मीन को बेच दिया है, और इसमें इन्होंने किसी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनका भी इस्तेमाल किया, लेखपाल ये बोल रहे थे।
तो इसका तो इनको सीधी सीधी FIR एक करानी चाहिए और उसके अंतर्गत 420, 467, 468, 120B ये सारे प्रोविजंस हैं जिसके अंतर्गत इन्हें एक डिटेल में कंप्लेंट दर्ज करानी चाहिए, FIR करानी चाहिए। और ये मामला कितना पुराना था ये भी इन्होंने नहीं बताया, क्योंकि ऐसे मामलों में जितनी जल्दी आप FIR कराएंगे उतनी ही आपके हक में रहेगी ये बात, क्योंकि डिले इन FIR एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। और आप लीगल एयर हैं उस जमीन के, क्या आप डायरेक्टली इसे करा सकते हैं क्योंकि वो जमीन आपके दादा की थी, आप कौन से लीगल एयर्स हैं, और बाकी जो भाई हैं वो सब अगर मिलके इसमें कराएंगे तो आई थिंक इसको एक क्रिमिनल शेप भी दिया जाएगा, और फिर अगर वो सेल डीड हुई है तो वो कैंसिल भी हो सकती है कोर्ट से अगर गलत तरीके से हुई है। करते हैं कि आपको कहीं ना कहीं एक रास्ता मिला होगा। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो वो भी हम आपको बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अर्चना जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हैं, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, हरिप्रसाद अलवर राजस्थान से। हरिप्रसाद जी क्या है सवाल आपका? सर जी, हमारी उम्र करीब 65-66 साल है जी, और हमारे लड़के के मतलब कई लड़के और ससुराल वालों ने षड्यंत्र रच के और हमारी प्रॉपर्टी कमाई की, मैं रिटायरमेंट भी हूँ, और कमाई की प्रॉपर्टी पे कागज पे और हमें ब्लैकमेल करके, धमका के, लड़ाई झगड़े करके और हमारी प्रॉपर्टी अपने ससुराल वालों के नाम करा दी। और उन्होंने पैसे देने के लिए कहा तो पैसे अब दे नहीं रहे, 4 साल होगी और कोर्ट में केस चल रहे हैं सर, लेकिन कोर्ट में ना हमारी सुनाई होती है। उनके खने 60-65 लाख रुपए है सर हमारे, और जेवर वगैरह सारे कुछ ले गए। हमारी आप इसमें हेल्प करें। नाम कोई वकील हमारे खाने साहब और उनके खाने पैसा है, वो बर्बाद करते हैं पैसा, और पैसे के बल पे हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। आपकी हेल्पलाइन से हम मदद चाहते हैं सर, और आप ठीक है हरिप्रसाद जी, हम बता रहे हैं अर्चना जी हमारे साथ हैं। अर्चना जी क्या विकल्प इनके पास बचता है? देखिए ये दो तरह की बात है। एक, इनके बातों से मुझे नजर आ रहा है कि शुरू में शायद ये अग्रीएबल थे इस जमीन को बेचने के और इसीलिए 65 लाख रुपए की बात कर रहे हैं। बाद में हो सकता है कि नाम करा दिया, उसके बाद इन्हें पैसा नहीं मिला और उसके बाद इन्होंने कोर्ट में केस भी दाखिल किया हो, लेकिन केस में सुनवाई नहीं हो रही है या ये वकील अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। मेरी सलाह ये है कि ये लीगल एड के पास जाएं, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए लीगल एड के में प्रावधान है। वहां जाएंगे, इन्हें वहां से एक एडवोकेट मिलेगा, वो बेहतर इनके कागजात को देखेगा और इन्हें एडवाइस करेगा। इनका जो कौन सी कोर्ट में केस चल रहा है ये इन्होंने क्लियर नहीं किया है, लेकिन आई एम श्योर निचली अदालत में अभी केस पेंडिंग है। तो अगर इन्हें लगता है कि मेरी सुनवाई वैसे नहीं हो पा रही है जैसे होनी चाहिए, तो इन्हें लीगल एड को अप्रोच करना चाहिए। वहां से इन्हें जरूर 100% इन्हें विधिक सहायता मिलेगी। कि आपको कहीं ना कहीं इसके बाद, इस सलाह के बाद मदद मिली होगी। इस तरह की जो है सुविधाएं हैं, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं रहती है। अब वो हम कोशिश करते हैं कि लीगल पहलुओं को बेहतर तरीके से और आम बोलचाल की भाषा में आप तक हम पहुंचाए रखें और आपको मदद पहुंचाए। हमारी टीम, पूरी टीम इस मसले पर और इस तरह के जो है जहां भी टेक्निकलिटीज और जटिलताएं हैं उसको ठीक करने के लिए और बेहतर तरीके से आप तक पहुंचाने के लिए लगी रहती है। और साथ ही साथ कोई ना कोई विषय हम आपके सामने रखते हैं जिससे उसके सारे पहलुओं को आप बेहतर तरीके से समझ पाएं। और आज हमने MTP यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के बारे में बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अर्चना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी तमाम बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए, ताकि उन्हें बेहतर तरीके से लीगल सलाह मिल सके। तो हमारे इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी आगे खबरें जारी हैं। आप जुड़े रहिए पिन के साथ।